नमस्ते। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपनी बेटी और बहू की रोज के झगड़े से परेशान होकर नरेश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखी और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नामों से संभालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। ये कहते ही उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। वह अपने दोस्त को फोन करके कहा कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त सुरेश स्तब्ध गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बची। नरेश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय पकोड़े का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहीं अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान नरेश जी वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल पूछते बातें करते हैं। रोज सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं। धीरे धीरे नरेश बाबू को आश्रम में अच्छा महसूस होने लगा। वृद्धाश्रम घर की अपेक्षा ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के करकरझारट से कैलाश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया जिसके लिए मैंने अपना पसीना भी पानी की तरह बहा दिया। नरेश जी आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। भी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा, आज इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से 2 आदमी उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी में देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। नरेश जी की ओर देखते ही उस औरत ने अपने सिर को पल्लू से ढकने लगी और बिना कुछ कहे चली गई। तभी नरेश बाबू के साथ खड़ी एक बुजुर्ग बोली, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। नरेश बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ पाते जब वह देखते कि वह महिला कौन है। अक्सर नरेश बाबू को देखते कि वह महिला अपने पल्लू से आधे से ज्यादा चेहरा छिपा कर रखती थी। एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तो नरेश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से उसका पल्लू उतर गया। कैलाश बाबू को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे, पर तुम नहीं थे।
इसलिए बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था। बस मैं आ ही रहा था। आने के कमरे में बैठने के बाद कैलाश नाथ जी की नजरें बार बार प्रभा देवी को ही ढूंढ रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और वो हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? नरेश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने जो उनके साथ किया किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वह बार बार अपने घर को याद करके सुबह से आपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी। उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर नरेश बाबू का मन परेशान हो गया। वह जानना चाहते थे कि आखिर प्रभा देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में प्रभा जी के पास गए और नरेश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर प्रभा जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी नरेश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? प्रभा जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर नरेश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न नरेश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारे के किनारे से टकराया और वह गिरते 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 एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? लगी तो नहीं ना? अपना पैर दिखाइए। अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। नरेश बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए नरेश बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। पर उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगे रहे और उनका बेटा सोहन चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो चोट लगा कर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उसे इतना भी ना बन पाया कि अपने का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब नरेश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। बच्चों की तरह हरकते हो गई है आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकती नरेश बाबू अभी अपने विचारों में खोई ही हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र सुरेश जी आते हुए दिखाई दिए। सुरेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर नरेश बाबू बोलो, क्या बात है सुरेश, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी सुरेश जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
सुरेश जी की बात सुनकर नरेश बाबू कुछ परेशान से हो गई और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी सुरेश जी बोले, मैं तो इसी से खुश हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुरेश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगी कि यह केवल मेरे साथ या प्रभा जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने की भी कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाती रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के लिए हुए घाव की है। नरेश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए भी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। नरेश बाबू कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए नरेश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, मैं आपका पोता भी है। यह बात सुनकर नरेश जी हैरान हो गई, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव की आ गई। सोचने लगी कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता सोनू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। नरेश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से आपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपनी बेटा को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज सोनू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। सोनू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी नरेश बाबू बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वह आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तो मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ। यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितनी स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गई, वरना इतने महीनों में यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ। मैं जी रहा हूँ या मर गया, इतना तो तू फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर चले क्यों गए।
आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा कहते हुए नरेश जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया। पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना होगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे। तभी दोनों रोने सकल लेकर पिता के पास जाने लगे और कहने लगे कि पिताजी, हमें माफ कर दो, आपने पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपनी पोते की खुशियों में शामिल होने का मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर नरेश बाबू का मन पिघलने लगा। इतने में सोनू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर नरेश बाबू खुद को रोक नहीं पाया, परंतु बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन सोनू बोला तो वह घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही सोनू का जन्मदिन हो जाएगा, उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। नरेश बाबू के पुराने मित्र आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले हैं, परंतु नरेश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रही थी। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय नरेश जी घर पर ही रुक गए। वह जब आपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी खुशबू की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी उसे क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, एक रोटी तो मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे पेट भर जाती है। अरे नहीं, पेट पूरा भर चुका है। अरे नहीं खुशबू, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोचने लगे कि एक खुशबू थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत न मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़ी थी। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन न बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना उचित होगा। नरेश बाबू उन्हें देखकर हैरान थी और अपने बेटे बहू के मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगी कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। नरेश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, मन को तसल्ली मिली, उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से मनपसंद का काम करता हूँ। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। नरेश बाबू भी कहां से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे, तभी नरेश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। नरेश बाबू ने कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है।
उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध प्रांगण में पहुंच गए अकेला। नरेश जी ने वही काम कराने वाले व्यक्ति से प्रभा जी को बुलाने को कहते हैं। प्रभा जी जैसे ही बाहर आए, वैसे ही नरेश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू को तो जैसे काटो तो खून नहीं उसकी है। हैरानी का ठिकाना नहीं था। बहू दौड़कर प्रभा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों का प्रभा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहू बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी। उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर प्रभा जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन वहां आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी। मैं तुरंत यहां पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए बहू अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकते? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। इसमें तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए प्रभा जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने को आपने माँ को घर से निकाल दिया, और एक ने आपने ससुर को। अपनी माँ की बातें सुनकर बहू का सिर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। प्रभा जी बोली, बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है, तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी बेटे ने भी माफी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए हैं और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो नरेश और प्रभा जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु नरेश जी और प्रभा जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे से सके। इतना कहकर नरेश जी और प्रभा जी अपने अपने कमरे में चले गए। बहू और बेटा दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनकी जेब में से निकल कर गिर गया था। जब बेटे ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके किसी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, बहुत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर बेटे के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ छूटने का एहसास हुआ, और उधर बहू अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी।
परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है कि संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल